बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुकूमत कभी हाँ करती रही, कभी ना करती रही, लेकिन बिल आखिर ये बात सामने आ गई कि हुकूमत आइनी तरामीम करने जा रही है। आइनी तरामीम के नतीजे में क्या अदलिया के हवाले से जो बातें की जाती थी, अदलिया के जजेस के मुद्दत की मुलाजमत में इजाफा, या उसके साथ साथ जो कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की बात भी की जा रही थी, अब वह हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हुकूमत मौलाना फजल रहमान को मनाने में कामयाब हो गई और उसके बदले मौलाना फजल रहमान साहब को क्या मिलेगा। साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि अली अमीन गंडापुर साहब किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। बज़ाहिर तो नज़र आता है कि वो पीटीआई के बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बयानिया क्या है? इस वक्त जारियत का बयानिया है। जारहाना मूड इख्तियार करके अली अमीन गंडापुर साहब मैदान में आते हैं, ऐसे बयान देते हैं जिससे लगता ये है कि पीटीआई अपने बयानिए से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ शकूक व शुबात ऐसे भी हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब अपनी ही पार्टी के लिए, इमरान खान साहब के लिए, उनको मज़ीद जेल में रखने का सबब भी बन सकते हैं। अली अमीन फिर किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? साथ ही साथ बात होगी आज के प्रोग्राम में IMF के साथ मामला तय पा गए। क्या मुल्की मैशत भी अब संभल पाएगी? आम आदमी की मुश्किलात कम होंगी? इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब रऊफ़ क्लासा साहब। क्लासा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब सीनियर साफ़ी तजियाकार हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद है। अतर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और तारिक अजीज़ साहब हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी सीनियर साफ़ी इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले तारिक अजीज़ साहब, मैं चाहूँगा कि ये खबर आपसे पूछी जाए। आज जब सारा दिन मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं से मिलते रहे, बातचीत करते रहे, क्या ज़रूरत क्या थी? मुस्लिम लीग नवाज़ कहती रही कोई तरामीम नहीं ला रहे, कोई जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर अचानक कह दिया गया नहीं जी नहीं, तरामीम तो आने वाली हैं, तैयारी मुकम्मल है, नंबर्स भी पूरे कर लिए हैं। वाकई नंबर्स पूरे हो गए? इसके अलावा हुकूमत के पास ऑप्शन ही किया है। अगर जजेस की तोसी नहीं होती, काजी फैज़ के जो है एज के में इजाफा नहीं होते, इनको 3 साल नहीं मिलते, तो हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो क्या हुकूमत चल पाएगी? इसलिए हुकूमत के पास ये तो बात ही अजीब सी है। मंसूर अली शाह साहब क्या हुकूमत गिरा देंगे? वो उनका जो देखे ना, काजी फैज़ ईसा जो है इस के जो मैं क्या उसको कहूँ कि वो उनका जो है इनके साथ कंफर्टेबल लेवल जो हुकूमत ये समझती है कि अदलिया की मौजूदा जो है उनके जो माजी है मंसूर अली शाह साहब का, वो उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और वो काजी साहब के साथ चलना चाहते हैं। और काजी साहब की एज में इजाफा किया जाएगा, उनको ज़ाती फ़ायदा देने की बजाय वो कानून ये आएगा कि उनकी एज में इजाफा, जजेस की एज में 3 साल का इजाफा कर दिया जाएगा। तो उसमें काजी साहब वो कहेंगे कि मेरे लिए नहीं किया गया। आईनी तरामीम तो नहीं होगी, कानून साजी क्या नहीं, आईनी तमीम होगी। सर, जजेस की तादाद में इजाफा सादा अक्सर से होगा। जजेस की तादाद जो 17 से 23 हो गई, लेकिन अमेंडमेंट जो होगी वो इसकी चीफ जस्टिस की या जजेस की एज में इजाफे के लिए 2/3 अक्सरियत हुकूमत को चाहिए होगी। अब नंबर ऑफ गेम पूरा हो चुका है। 212 हुकूमत के पास 212 लोग पहले मौजूद थे। कल पीपल्स पार्टी ने एक सीट जीती है रहीम यार खान से, तो ये 213 हो गए हैं। 8 JUI के हैं, तो ये 221 हो जाएंगे। 226 वोट चाहिए। बाकी 8 जो आज़ाद अरकान हैं इसके तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ज्वाइन नहीं किया था, उनके ऊपर कोई फ्लोर क्रॉसिंग की शिक भी नहीं लगती, ना ही उनके ऊपर जो है डिस्क्वालिफिकेशन होगी। वो 8 लोग जो हैं वो भी मुस्लिम लीग हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, जजेस को जो है इस अमेंडमेंट के ऊपर वोट डालेंगे। तो इस तरह से 225 की इनको 25-26 की हिमायत हासिल हो जाएगी। और ये मेरी इतला यही है कि कल ये तरमीम जो है पार्लियामेंट में पेश भी की जाएगी कौमी असम्बली में, और कल ये पास हो जाएगी। और साथ ही सेनेट के इजलास भी बुला लिया गया है। छुट्टी के दिन जो है सेनेट भी इजलास है, असम्बली का भी इजलास है। और तमाम MNAs सेनेटर्स को हुकूमती को कहा गया कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हों, कोई भी इस्लामाबाद छोड़ के कल नहीं जाएगा। तो इम्कान यही है कि कल ये पास हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान भी इसको वोट करेंगे। रऊफ़ क्लासा साहब, मामला इतना ही सादा आसान है। नंबर तारिक अजीज़ साहब ने 1 मिनट में पूरे कर दिए ना जी। इधर से 4 मिलाए, 2 उधर से मिलाए, मौलाना फजल रहमान साहब को राजी किया, बंदे पूरे। वो कहते हैं कहीं से रूढ़ी, वो क्या कहते हैं, कहीं से वट्टा कहीं से गारा, तो भानुमती ने कुंभा बनाया, कोई इस तरह का है कि मुहावरा। लेकिन तारिक अजीज़ ने जितनी आसानी से, हालांकि इज़ द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड एंड ग्रेट पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद में इनसे बेहतर अच्छी खबरें पॉलिटिक्स की किसी के पास नहीं होती, लेकिन जितनी आसानी से इन्होंने मामले को सुलझा दिया है ना, अगलों को 3 से 6 महीने लगे हैं ये काम करने में। मैं भी गिनना शुरू हो गया था कि ये हुआ कैसे। मतलब उन्होंने खासी मेहनत की है। दूसरा ये है कि जो मेरा डाउट है, मेरी कोई खबर नहीं है, मेरी रीडिंग है, आई मे बी रॉन्ग,
कि अगर आपके पास ये नंबर इतने पूरे थे कि जो अब तक इन्होंने गिनवाया कि 8-10 जो हैं PTI के जो आज़ाद हैं वो भी शामिल हो जाए, तो फिर मौलाना साहब के साथ इतने लंबे मुज़ाकरात की, उनके घर जाने की, मिन्नत तरला करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। इट मीन्स कि ये मौलाना का वोट भी हिट डलेगा, और मौलाना साहब ने इंडिकेशन भी दिए हैं जी एनी पैकेज आ रहा है। सो अभी भी मैं समझता हूँ कि PTI के जो लोग हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे आपको याद होगा जब ये इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद आ रही थी, बोझ दबाव तो डाला गया था। अब ये मुमकिन है कि मौलाना साहब को ये 10-11 दिखाए गए होंगे, मौलाना साहब आप नहीं आते ना तो ये आ जाएंगे, तो हम कर लेंगे, कोई बात, फिर मैं याद रखना, देख लेना तो कि आपके लिए चांस था, आप चांस मिस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जैसे उस वक्त इन्होंने किया था कि इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ने के लिए इन्होंने वहाँ से जो कुछ 4-5-8-10 लोग दिखाए थे और बाद में MQM और दीगर लोगों के जरिए पूरे करके उसमें इन्होंने PTI का एक वोट भी यूज़ नहीं किया था खान साहब के खिलाफ, ताकि कल को खान साहब ये ना कह सके कि मेरे लोगों को फ्लोर क्रॉस करके आपने मुझे हटाया था। सेम मुझे लगता है, ये मेरी फिर रीडिंग है, असेसमेंट है पॉलिटिक्स की, कि ये फिर यही कुछ करेंगे। मौलाना को दिखाए इन्होंने खब्बी है, मारनी सज्जे वाले हैं, सो वो कहेंगे ठीक है, तो ये मुमकिन है। दूसरी बात जो आपने कही है ना सर, इनको अगर मैं इनकी जगह होता ना, मैं जवाब देता यस कि मंसूर अली शाह साहब हुकूमत गिरा सकते हैं, तो आपने इनसे कहा ना वो गिरा देंगे। अच्छा, डेफिनेटली। मसलन आपको एक बात बता दें, 2-3 चीज़ें सर। इस वक्त जो केस का फैसला है ये ख़वातीन की मखसूस सीटों वाला, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मंसूर अली शाह साहब ने कहा भी था अपने, उन्होंने कहीं पे बात करते हुए कि भाई साहब ये काम नहीं होने। खान साहब की तमाम लोगों की पूरी कोशिश है, जिस पे वो काजी साहब और बाकी बात कर रहे हैं, कि मंसूर अली शाह साहब अगर आते हैं चीफ जस्टिस, तो पहला जो केस लगना है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन लगना है, जिसको ये हुकूमत नहीं मान रही, कि वो कहते हैं जनाब ये फैसला ही गलत है आपका। सो पहले दिन से टकराव ही आना है। अगर मंसूर अली शाह साहब पहले दिन केस वो टेकअप नहीं करते, इन केस बिकम्स ए चीफ जस्टिस, तो खान साहब, आप, मैं, बाकी सारे लोग कहेंगे देखेंगे जनाब कि आप तो फिर हुकूमत के साथ आपने को मिल मिला करके चीफ जस्टिस बन गए। सो ही इज अंडर एक सीवियर दबाव होगा कि आप आते ही हुकूमत पे एक कुल्हाड़ा चलाएं, उनको 30 सीटें लेकर दें, जो उनकी 30 या जो जितनी भी बनती है PTI की ख़वातीन की सीटें हैं, और अगर हुकूमत नहीं चलाती, क्योंकि हुकूमत क्या है फैसले गलत है, ये तो कानून आइन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपने अपना कानून लिख दिया है। सो जनाब अगर मैं इनकी जगह जवाब दे रहा होता ना जो आपने पूछा, मैं कहता जी बिल्कुल कोई नहीं, हुकूमत साहब आपने जरदारी साहब की सियासत को भी बड़ा क्लोजली देखा है। शहबाज शरीफ साहब खुद चल के गए मौलाना के पास, जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी वो हैं, किसी न किसी प्लानिंग के तहत गए होंगे मौलाना फजल रहमान के पास। सर सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर ये सगे होते ना शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, तो जब ये बैठ के ये पावर, ये शेयरिंग फार्मूला 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद चौधरी शुजात साहब के घर पे एक बड़ी गैदरिंग हुई थी, एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जरदारी साहब थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, सारे लोग थे। उसमें अगर कोई नहीं था तो मौलाना फजल रहमान वो नहीं थे। मतलब 2 खुट है फाख्ता भी अंडे खाएं कवे। 3-4 साल इमरान खान साहब के खिलाफ वो सड़कों पे तो वो रहे, ये तो सारे लंदन में थे, मतलब लंदन, जद्दा, अमेरिका, न्यूयॉर्क, दुबई, जहाँ भी थे। तो मौलाना साहब तो लड़ाई लड़ते रहे सारी की सारी, है तो भाग गए थे, कोई नजर ही नहीं आता, या जेलों में थे, चले यूँ कह लें जेलों में थे। जब उनको इक़्तिदार मिल गया, मतलब बाजू शाजू लाते शाते तोड़ तोड़ा के वो ले आए इनको पावर में, तो पता चले मौलाना साहब गए हैं। सो मौलाना साहब के साथ उस वक्त जरदारी साहब और शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं पूछा कि जनाब के ये इधर इस पूरी रो में मौलाना साहब किधर हैं? उस वक्त किसी को मौलाना याद नहीं रहा यार। उस वक्त जलसे जुलूस और हंगामे और रैलीज नांग मार्चे की याद था। सो आप जो गए हैं ना सर, ये मौलाना साहब की मोहब्बत नहीं थी। अच्छा ये ना बड़े ये समझते भी हैं एक दूसरे के साथ कोई ज़ाती अना नहीं। हम 4 जो बैठे हुए ना, ये हमारी अना के मसले। मैं अतर काज़मी साहब से किसी बात पर नाराज़ हो जाए, वो मुझसे हो जाए, छोटी छोटी बातों में ये हो जाए। सियासतदान इन चीज़ों से अबाव है सर। थिक स्किन, जो चर्चिल ने कहा था कि खाल मोटी होनी चाहिए, दे डैम केयर के जनाब हमें जाना पड़ा नहीं जाना। अच्छा मौलाना भी माइंड नहीं किया, भाई साहब उस वक्त मुझे क्यों नहीं बुलाया था? हम होते हमेशा के लिए बिरादरी छोड़ जाते कि भाई साहब आपकी लेकिन मौलाना ने कोई ना कोई अपने मुतालबात तो मनवा लिया। बात तो फिर मौलाना साहब मतलब अतर काज़मी साहब, ये क्या आपको लग रहा है? अब तो आईनी तरामीम की बात खुलकर की जा रही है जी कि बस हो रही हैं रिफॉर्म्स, अदालती रिफॉर्म्स भी होने वाली हैं। जो रऊफ खुलासा साहब बात कर रहे हैं कि जो डर खौफ भी है आने वाले चीफ जस्टिस का, उसका भी रास्ता रुक जाएगा। आपको लगता है इतनी आसानी से ये सारे मामला अब हो जाएंगे? बड़े 2 टोक अल्फाज में कहा कि एक्सटेंशन के हम बड़े खिलाफ हैं, किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने एक पेपर भी देखा जिस पे लिखा हुआ था कि कोई भी मेंबर बगैर इजाजत किसी भी तरमीम के लिए वोट ना करे, और उसको काफी ज्यादा हाइप भी मिली, उस तकरीर को भी, उस स्टांस को भी। लेकिन उसी तकरीर में मौलाना ने यह भी फरमा दिया कि अगर हमें कोई बेहतर चीज नजर आती है
मेरिट की बात होती है, जरूरी नहीं कि सीनियरिटी में ही मेरिट हो, कोई और बंदा भी कॉम्पिटेंट हो सकता है। तो मेरे ख्याल में मौलाना ने अपना ऑप्शन जो है बिल्कुल वाज़े तौर पे रखा है, और हुकूमत को अगर कोई उम्मीद थी तो वो मौलाना ने उम्मीद खत्म नहीं की है। अगर कोई ये कह रहा है कि मौलाना हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे तो मेरे लिए वो मानना थोड़ा सा मुश्किल है। मौलाना इस सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं, मौलाना यहाँ पे कोई इनकलाब लाने के लिए या फिर कोई जमहूरियत की जंग लड़ने के लिए नहीं कुछ कर रहे। वो देखेंगे कि जहाँ पे उनका सियासी फायदा होगा, और हर सियासी जमात ऐसा ही करती है। मुझे ये लगता है कि ऐन मुमकिन है, मेरे पास खबर कोई नहीं है, मेरा ये तज्जिया है जो मैं हालात को देख के कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मौलाना जो है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हो सकता है कि हुकूमत की तरमीम पे वोट कर दें। पर अभी भी जो मौलाना के करीबी साथी हैं, गुज़िश्ता रोज भी मेरी एक उनके इंतहाई करीबी साथी से बात हुई, तो वो अभी भी इस चीज के ऊपर वज़िद हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सियासी तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो पहले हम इनके साथ रहे, मौलाना DI खान से नहीं जीत सके, खैबर पख्तूनख्वा में उनके वोट बैंक को नुकसान हुआ, वो पशीन चले गए, तो ये दो राय वहां से आ रही हैं कि जनाब अभी हम साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब वक्त आएगा तो हो सकता है कि मौलाना हुकूमती पैकेज को वोट दे दें। दूसरी बात, जहां तक काजी फायज ईसा साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इस वक्त तो निजाम जिस तरीके से चल रहा है, ट्रिब्यूनल्स रुके हुए हैं, इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स हो जाएं या पंजाब के ट्रिब्यूनल्स हो जाएं, अगर वो मामला चलना शुरू हो गए तो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। तो हुकूमत की तो ख्वाहिश होगी कि काजी फायज ईसा साहब कंटिन्यू करें, या दूसरा ऑप्शन जो उनको मौलाना ने दिया है कि एक पैनल ऑफ जजेस के नाम आए और उसमें से एक जूनियर जज को भी लगाया जा सकता है जिसके साथ हुकूमत कंफर्टेबल हो। लेकिन क्या लगता है कि अतर काज़मी साहब, अगर ये तरामीम हो जाती हैं, हुकूमत कंफर्ट हो जाएगी? नहीं जी, जब तक ये हुकूमत कायम है ये कंफर्टेबल नहीं हो सकती, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए कि इस वक्त जो है ये आप देख लें कि हर जगह पे इनका बंदा तो है, हर जगह पे ये निजाम के अंदर इस वक्त जो भी जहां पे भी जिसके पास थोड़ी ताकत है, ज्यादा ताकत है, वो हुकूमत के साथ एक पेज पे है। क्या हुकूमत कंफर्टेबल है? मेरा नहीं ख्याल। वो जो सियासी अफरा तफरी है वो मुझे खत्म होती भी नजर नहीं आ रही। चलें अतर काज़मी साहब, एक कमर्शियल ब्रेक ले लें, प्रोग्राम में वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद बात करेंगे ख़ास तौर पे अली मीन गंडापुर साहब जो कि KPK के वज़ीर आला हैं, उनके हवाले से कि तासर तो यही है कि अली मीन गंडापुर साहब उसी बयानिए को, जो इमरान खान साहब के बयानिया हैं, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ललकार रहे हैं, हर किसी को, मीडिया को ललकार रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि PTI भी चाहती है कि उन्हें KPK के अंदर शहादत मिले, ताकि परफॉर्मेंस की बात न की जाए, इमोशंस के ऊपर सियासत हो, और अगर उन्हें शहादत मिलती है तो उसके बाद वो कम से कम ये कहने के काबिल हो जाएंगे कि हमारी एक ही हुकूमत थी सूबे में, उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन शायद ये सूरत हाल बनती अभी करीब करीब दिखाई देती नहीं। अली मीन गंडापुर साहब को सूबाई हुकूमत भी चलानी पड़ेगी और साथ ही साथ उन्हें इमरान खान साहब को भी अपने साथ और राज़ी रखना पड़ेगा। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुनः में एक बार फिर खुशामदीद। तारिक अजीज साहब, ये खबर तो देना हमें आज के ये पैकेज है क्या? ये नहीं सुनते तो हम आ रहे हैं जी, जजेस को तब्दील भी किया जा सकेगा, जजेस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की कर दी जाएगी, फिर तो काजी फायज ईसा साहब मजीद मुद्दत के लिए बच जाएंगे, और बाकी क्या है इन आइनी तरामीम का पूरा पैकेज? पहले में क्लासा साहब ने जो कहा है कि मौलाना फजल रहमान का गिला है कि मुझे हुकूमत में शामिल नहीं किया कि, और वो PDM की गवर्नमेंट में उन्होंने हटाया और इसको सब किया, ये बाई डिज़ाइन था। मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ, बाई डिज़ाइन था कि इस हुकूमत का ऐसा मौलाना नहीं होंगे, महमूद का चकज़ई नहीं होंगे, मैंगन नहीं होगा, ये बाकी चीज़ें जैसे भी हैं ये तयशुदा था कि ये लोग इस सेटअप का हिस्सा नहीं होंगे, ये बाई डिज़ाइन था। अब उस डिज़ाइन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, चूँकि हुकूमत को ज़रूरत पड़ गई है। मौलाना के बगैर सेनेट में भी नहीं ये हो सकता, सेनेट में उनके 5 वोट हैं, असम्बली में 8 वोट हैं, और मौलाना बगैर तरमीम ना वहाँ हो सकती है ना यहाँ हो सकती है। मौलाना हुकूमत देनी पड़ेगी ना। अब वो क्या मांगते हैं कि पी के गवर्नरशिप मांगते हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मांगते हैं, वो हुकूमत के दरमियान जो भी मामला चल रहे हैं। अब आगे पैकेज की तरफ। अब पैकेज ये है जो जजेस की तादाद में इजाफा है उसके लिए तो कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं, वो तो सादा अक्षर से हो सकती है, 17 से 23 हो जाएंगे। अमेंडमेंट के लिए जो है वो एक तो चीफ जस्टिस की तैनाती है, उसका तरीक़ाकार बदलने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती उसी तरह होगी जिसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही होती है कि एक पैनल जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर प्राइम मिनिस्टर का सवाब होता है कि उस जूने को उठा के लगा दें, सीने को लगा दें। तो इसमें ये भी होगा कि जो 3 नामों में से किसी को 3 में लगा सकते हैं। और दूसरा जो होता है, जो रिव्यू पिटिशन में जब जाते हैं तो सेम बेंच सुनता था, उस पर भी बड़ा एतराज़ था। दोनों बड़ी सियासी जमातें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग अदलिया से ही बड़ी वो ज़ख्मी है, गिलानी को भी अदलिया निकाला था
और फिर नवाज शरीफ साहब को भी अदलिया ने भी निकाला। तो उसके बाद इन दोनों जमातों ने बड़ा फैसला किया है कि चीफ जस्टिस की जो तैनाती है ये सबसे अहम इशू है, ये कि इसका अख्तियार जो है बिल्कुल टोटली तौर पे उनके पास ही नहीं होना चाहिए। तो ये पार्लियामेंट का बेज़ाहिर हो गया कि पार्लियामेंट का अख्तियार है, पार्लियामेंट को ज़ाया जो लीडर ऑफ हाउस प्राइम मिनिस्टर होता है। और तीसरी चीज़ इसमें जो एक ये बेंच को हो जाएगा, जैसे जजेस की ये उम्र बढ़ाने का जो है फैसला, सबसे पहले तो वो अहम बात है जो काजी का कंटिन्यूटी जो है लाजमी है, और इस 22 सितंबर से पहले ये चीज़ें हो जानी चाहिए। 22 सितंबर के बाद ये भाई शायद इनको मुश्किलात आएंगी, तो ये 22 से पहले होने जाएंगे, कल हो जाएँ, नेक्स्ट वीक मंडे को हो जाएँ, तो ये हो जाएंगी। ये जो खबर है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये भी अभी तक तजवीज़ है, इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ। विद इन गवर्नमेंट भी इस पर मुख्तलिफ ओपिनियन है कि जजेस की तबादले वाली बात हो जाएगी, इसके पोजीशन को कहने का मौका मिल जाएगा। इन्होंने अदलिया को वो जजों को SHO बना दिया है, और इस किस्म की तनकीद से बचने के लिए शायद कुछ पोलिटिकल पार्टीज़ का है कि ये इसको फ़िलहाल इस पर ना किया जाए। तो ये एक पैकेज है जिसके ऊपर पूरा पैकेज के ऊपर जो तरमीम होगी उसके लिए जो है सेनेट असेंबली में हुकूमत ने ख्वाजा आसिम ने दावा भी कर दिया है। मेरे पास भी ये इतलात है कि उन्होंने अपना नंबर ऑफ टेम जो है पूरा कर लिया, 226 कौमी असम्बली में और 64 सेनेट में चाहिए, 55 इनके पास थे, 5 आज़ाद हैं, 5 ठीक हुए के। खलासा साहब, एक तो इस पर भी आपका तबसरा मैं चाहूँगा कि ये जजेस की ट्रांसफ़र, मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन तो नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को कहाँ तब्दील किया जा सकेगा, कहाँ भेजा जाएगा, इस पर तबसरा कर दें। दूसरा, अगर हम आते हैं उसी मौजू की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वो किसके एजेंडे पर हैं? अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, पार्टी के हक़ में हैं, कर क्या रहे हैं? उस पर आते हैं। पहले ये बड़ी अहम खबर है यहाँ पे जो बात अभी हो रही है ना, ये जजेस की, ये हमारे सियासतदान सामने उनका राइट है, हम मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट का राइट है, सुप्रीमेसी है, जो चाहे कानून में वो तब्दीलियाँ कर दें। लेकिन क्या माजी में जो जब इनके पास ये पावर्स थी, ये तो ये सीनाल्टी जजेस केस आया था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा था, तो ये चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के दौर में आया था, उन्होंने दिया था फैसला। और उससे पहले तो इसी तरीके से होते थे कि आप वज़ीर-ए-आज़म वगैरह करते थे, अगर मैं गलत नहीं करता था कह रहा। अच्छा, आपके पास आर्मी चीफ की तकरीर भी आप भी करते थे, 3-4 का पैनल आता था। क्या जब आपके पास ये राइट अभी भी है, आर्मी चीफ का पैनल में से करते हैं, तो क्या जितने आर्मी चीफ आपने लगाए उनके साथ आप चल सके? उनके साथ फटे भाई आपके थे ना, भाई मर्जी के थे ना। नवाज शरीफ साहब ने कोई 4-5 आर्मी चीफ तो इन्होंने लगाए हैं ना, अगर देखा जाए तो क्या आपके उनके साथ बन पड़ी? उस वक्त तो कोई आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं थी। आप उनके साथ भी नहीं चल सके जो आपके अपने थे, वो मुशर्रफ साहब हों, वो बाजवा साहब हों, या उससे पीछे चले जाएँ आपके इवन ये थे, क्या नाम है, जहांगीर करामा साहब के पीछे चले जाए, तो और भी मतलब लंबे नाम आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, जब आपके पास ये पावर थी और अब भी हैं, तो भी आप नहीं चल सके, प्रॉब्लम हुए हैं। नंबर 1, इवन चीफ जस्टिस पे आ जाते हैं। तो जब बेनज़ीर भुट्टो साहब ने लगाया था इनको, ये सजाद अली शाह साहब को चीफ जस्टिस क्यों लगाया था कि इन्होंने 93 का जो ये था, इनकी असम्बलियाँ तोड़ी गई थी नवाज शरीफ साहब की, तो वह जज थे जिन्होंने इनके वो जो इनके हक में दिया था, बल्कि ये कहा था कि असम्बलियाँ ठीक तोड़ी गई हैं, बाकी ने रिस्टोर कर दी, जो चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह वगैरह थे। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा जी वाह जी ज़बरदस्त हैं, ये तो हमारे सिंधी भाई हैं, ये तो हमारे सिंधी जज हैं, ये तो ठीक है। उन्होंने उठा के उनको चीफ जस्टिस लगाया। तो बेनज़ीर भुट्टो की ये हुकूमत की डिसोल्यूशन को किसने उसको एंडोर्स किया था? उन्होंने सजाद अली शाह साहब ने किया था। सो कहने का मतलब ये है, और भी मैं 2-4 जजेस के नाम बता सकता हूँ कि भाई साहब आपने जब माजी में चीफ जस्टिस से लगाए थे, क्या उनसे आपको मतलूबा नतायज आए थे? आप पता है इसका नुकसान क्या होगा? साहब तो बड़े क्लोज समझे जाते थे। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती मैं बता सकता हूँ कि इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अब अगली बात, आप इसका नुकसान पता क्या होगा? जो आर्मी को भी हुआ, एस्टेब्लिशमेंट को हुआ माजी में, जब ये करेंगे ना, पैनल भेजेंगे ना सर, ये उसके बाद लॉबिंग शुरू होगी, यहाँ पे सिफारिशें शुरू होंगी, यहाँ गारंटियाँ शुरू होंगी, यहाँ पे कंप्रोमाइज़ शुरू होंगे, एंड इट विल डिस्ट्रॉय योर इंस्टीट्यूशन, ये जुडिशल सिस्टम है। क्योंकि हमारा सियासतदान जो है ना, अपना बंदा चाहता है। जो भी वज़ीर आज़म आता है उसको कोई जज, कोई सहाफ़ी, कोई एंकर, कोई उसको अच्छा नहीं लगता, अपना बंदा है तो फिर ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे वहाँ पे होता था हमारे एस्टेब्लिशमेंट में, जब भी मौका आता है ना 3 साल बाद आर्मी चीफ का, लॉबिंग शुरू हो जाती है। वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब कभी कहते थे मैं गारंटी दी है, कभी फलाना दोस्त कहता था मैंने गारंटी दी है बाजवा साहब की, वो कहते थे मैंने बनवाया है। सो वहाँ पे आपकी पॉलिटिक्स सेंटर हुई है वहाँ पे, यहाँ पे भी यही कुछ होगा दोबारा। इसका एक, हाँ, एक फिर काम करें, फिर आप जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं ना, आपका राइट है, फिर इनका पैनल जो है ना, जैसे US कांग्रेस को जाता है या बाकियों का पैनल बना के, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस है, उनको भेज दें कि सर ये 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, इनको बुला के इंटरव्यू कर लें, आप रिकमेंड कर लें, हम इनमें से किसी बंदे को लगा देते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर को पावर रही ना सर, बिल्कुल ठीक, इनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं उस बंदे से, क्योंकि मैं अपने कलम से लगा रहा हूँ, तो फिर झगड़ा होनी है। यस, तवक्को रखते हैं। ये कहा नहीं था उन्होंने, साकिब निसार साहब को वज़ीर आज़म कहते, देखें जी हमने आपको कहाँ से उठा के, वकील थे, एक छोटे से हमने लॉ सेक्रेटरी लगाया, लॉ सेक्रेटरी से
जज लगाया, हमने आप पे ये उसके बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, वो डिलीवर नहीं कर सकता अपने ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस की वजह से या ऑफिस ऑफ चीफ ये उसके उस आर्मी चीफ की वजह से आप फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। देखें जनाब कि इस बंदे ने ये काम नहीं किया। सो जनाब आप ये करने जा रहे हैं, इससे होना कुछ नहीं है कि माजी में पावर्स आपके पास रही हैं अपॉइंटमेंट करने की, आपने की, आर्मी चीफ भी किए, जजेस भी किए और नतायज हमारे सामने है। ठीक हो गया। अली मीर गंडापुर साहब, मेरा ख्याल बाकी पूछने आते हैं। मैं ये नहीं पता चाहता कि बाकी बेचारे साहब, ये जो करासा साहब बात कर रहे हैं कि लड़ाई तो होनी है, आर्मी चीफ आप अपनी मर्जी का लगाते हैं, उससे भी लड़ाई होती है। चीफ जस्टिस अगर अपनी मर्जी के पैनल से लगाना शुरू कर देंगे तो लड़ाई तो हो ही जाएगी। देखिए, एक प्रिंसिपल अब सेटल हो चुका है, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ जस्टिस बन जाता है, तो ये काफी हद तक बेहतर है। मैं एग्री करता हूँ क्लासरा साहब से। देखिए, आर्मी चीफ का जो मामला है उसमें बहुत सारे फिर आपने देखा कि सियासत इन्वॉल्व होती है, इसको बनाना है, उसको नहीं बनाना है। यहाँ तक कि हमने देखा कि कुछ तो हमारे सहाफी दोस्त ट्वीट्स करके जनरल बाजवा को बताते रहे कि हमने भी सिफारिश की थी कि आपको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो इस किस्म के मुज़ाहिका खेज किस्म की सूरत हाल बन जाती है। ये बड़ी मुश्किल से ये प्रिंसिपल सेटल हुआ है। अगर इसको दोबारा छेड़ा गया तो ये कतन दुरुस्त नहीं है। किसी का भी इक्तदार यहाँ पे हमेशा नहीं रहता, और कोई भी शख्स जब आता है तो उस कुर्सी की अपनी डायनामिक्स होती हैं। ये समझना कि आप किसी को लगा देंगे तो वो आपके लिए सिर्फ खुदा न खास्ता काम करेगा, ऐसा नहीं होता, और उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो मुझे यही लगता है कि अगर इसको ज्यादा छेड़ा गया, और जो आपने पोस्टिंग ट्रांसफर की बात की ना, सुप्रीम कोर्ट से तो वो मुमकिन नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट्स में वो मुमकिन है। और इस वक्त इशू भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान का है, तो उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर हो सकती है, मुख्तलिफ उनको हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकता है। तो ये एक इशू है जिसके ऊपर गौर किया गया और बाकायदा इसके ऊपर मुशावरत भी हुई। अब इसको हतमी उसमें शामिल किया जाएगा तरमीम में या नहीं, ये अभी वाज़ेह नहीं। यानी आप समझते कि ख्वाहिश ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई जज आपकी बात नहीं सुनता तो उसे लाहौर हाई कोर्ट भेज दें या पेशावर हाई कोर्ट भेज दें? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बाकायदा मुशावरत हुई इस चीज के ऊपर। अब ये इस चीज को उसमें तरमीम में शामिल किया है, मुजवजा तरमीम में, ये मुझे मालूम नहीं। चलें, एक और ब्रेक हमें लेनी है, कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदीद। रऊफ क्लासा साहब, ये जो है हमारे चीफ मिनिस्टर KPK अली मीर गंडापुर साहब, ये किसके एजेंडे पर हैं, किसके इशारे पर हैं? गंडापुर साहब बज़ाहिर तो लगते हैं कि हुकूमत चलाने के मूड में, लेकिन कभी ये लगता है कि शायद अपनी हुकूमत ख़त्म करने के मूड में। मैं आपको ना इसका ये मसला जो हुआ है पाकिस्तान में वेरी डेंजरस, इसको एक और मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ सर, या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अपनी पोजीशन, सॉरी समझाना नहीं। इंडिया में केजरीवाल साहब गिरफ्तार हुए सर मार्च में, चीफ मिनिस्टर वेरी पॉपुलर, वो दिल्ली के ज़रा जहन में रखें, और मुझे बताया जा रहा है शायद पंजाब में भी उन्हीं की, मेरा ख्याल है उन्हीं की पार्टी जो है ना वहाँ पर है। गिरफ्तार हुए, बड़ी सीरियस एलिगेशन लगे जी, करोड़ों रुपए के इन्होंने कोई शराब के ठेकों में किसी पार्टी के साथ बातचीत चल रही थी, पकड़े गए, छापे हुए, जमानतें होने के मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, एक दफ़ा से दरमियान में 7-8 महीने तकरीबन हुकूमत वहीं से चला रहे थे। सर वहाँ पे किसी ने नारा नहीं लगाया कि हम जी फेडरेशन छोड़ने वाले हैं, या हमारे साथ जुल्म हो गया, या हम अलहदा हो जाएंगे। कोई कुछ सुना आपने? न केजरीवाल वाज इन जेल, कोई सुना आपने हम जो भारत के साथ हम जुदा हो जाएंगे, या हमारे साथ जुल्म किया गया तो मुल्क टूट जाएगा, हम तोड़ देंगे, हम पाकिस्तान से डायरेक्ट बात करेंगे, या हम चाइना से करेंगे या किसी और से करेंगे? फेडरेशन वो भी तो है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जनाब या तो सियासत में आए ना, ये बड़ा ये मुश्किल काम है। हम जर्नलिस्टों को फेस कर, हम सारे फेस करते हैं जितने भी बैठे, हमें थोड़ा दिन रात मतलब हमें तबर सुनने पर सुनते हैं। मैं ना पब्लिक लाइफ में, अगर मुझे ज़्यादा मैं सेंसिटिव हूँ अपने बारे में तो ना हूँ मीडिया में, ना पब्लिक लाइफ में, आराम से मतलब मेरे अगर हमारे साथ घर के हमारे कुक हैं या ड्राइवर साहब हैं, दीगर हमारे ऑफिस में, इन पर तो कोई चीज़ें नहीं आती। आपने अगर पॉलिटिक्स में आना है तो पाकिस्तान जैसे इंडिया जैसे मुल्कों में ये पैकेज है भैया, वो सबके लिए है। ये भुट्टो ने भी फांसी चढ़ा, बेनजीर भुट्टो भी कत्ल हुए, लियाकत अली खान साहब भी कत्ल हुए, इसके बाद एक लंबी लिस्ट है। ये इन्होंने बताया वज़ीर आज़म नए भी हुए, एक और वज़ीर आज़म बेचारा हमारा इमरान खान साहब जेल में भी बैठे हुए हैं। ये पैकेजेस हैं सर, आप भी अपने मुखालफिन को जेलों में डालते रहे, वो आपको डालते रहे, इस मुल्क में यही कुछ चलता रहा है। सो भाई साहब, अगर आप इतने सेंसिटिव हैं कि जेल में आपको कोई बंदा चला जाए, किसी का चला जाए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो दूसरे दिन कहें जी हम तो इस मुल्क के साथ नहीं रहना चाहते, हम तो जी हमसाया मुल्क से बात करेंगे, हम बरह रास्त करेंगे, हम इसके बाद फेडरेशन को मान, ये फेडरेशन को ना मानने वाली बात है। ये काम तो शेख मुजीब ने नहीं किया था यार। वो आप देखें, वो भी कह रहा था कि आप 2-4 जो है ना महकमे आप रख लें, ये क्या कहते हैं, ये यहाँ पर आपका एक उसको डिफेंस रख लें, खारजा पॉलिसी रख लें, करेंसी रख लें।
सो आपके जेन्युइन ग्रीवेंसेज होंगे, आपके साथ ज्यादती हुई, 8 फरवरी गलत हुआ, मतलब चेयरमैन साहब के साथ, उनके साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ होगा ये खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ, पीटीए के साथ जुल्म तशद्दुद हुआ, दहशत हुई, लोग उठाए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन ये पॉलिटिक्स में होता रहा है। लेकिन वही बात मेरा दोस्त में काज़मी भाई कहते होते हैं, हमें तो वही बात करनी चाहिए जो आइन और कानून की होती है कि भाई साहब ये नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारी इसमें वो नकार खाने में तूती की आवाज़ किसने सुननी होती है, लेकिन हमें करती रहनी चाहिए। हमेशा मेरा उनके साथ इस पर बहस रहती है, इज राइट काज़मी ऑन दिस इशू कि हमें तो ये बात करनी है। तो भाई साहब अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो पॉलिटिक्स में ना आए सर, मेरा तो ये ख्याल है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हम सारे सफ़र करते हैं इन वन वे द अदर। मैं केजरीवाल की मिसाल इसलिए दी है कि केजरीवाल साहब भी तो कह सकते थे हम ये खालिस्तान की सपोर्ट करेंगे, पॉपुलर आदमी, पॉपुलर है ना, वो भी कह सकते थे दिल्ली जो है ना वो बरह रास्त पाकिस्तान से बात करेगा, हम चाइना के पास जा रहे हैं जना फलां, वहाँ पे क्यों नहीं हुआ? 7 महीने जेल रहने के बाद केजरीवाल के फॉलोअर जो हैं उन्होंने ये बातें क्यों नहीं की हम ये करेंगे? गैर जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल है इस लेवल पे बात ये मुल्क आपका है सर, सबका है। ये अगर बच गया ना, इस ऊंट को खाते रहे, माशाल्लाह हिंदुस्तान जो है ना तारीख में बड़ा इंतहा प्रॉस्पेरस रहा है। दुनिया भर के भूखी या कौमें जो है ना उन्होंने आके अपनी भूख मिटाई है, इस खित्ते पे हमले करके, कब्जे करके, खा पे। इस खित्ते को कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी लोग लगे हुए हैं। आप इसको ऐसा ऐसा खाएं, ये कहीं नहीं जा रहा। ये इस खित्ते पे कोई बहुत ज़्यादा अल्लाह का करम है। इसको जितना लूटा गया, जितने हमले आवर हैं, इसने सबको कुछ ना कुछ दिया है। अपनी अपनी बारियों का इंतजार करें सर, आपको भी हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा। इस लेवल तक ना ले जाएंगे, मुल्क तोड़ देंगे, फिर आग लगा देंगे, फिर लड़ाई करेंगे। तो पॉलिटिक्स में तो फिर लास्ट सर कॉमेंट मेरा ये होगा कि ये वो जालिम चीज़ है सियासत सर, इसके लिए सारा आपको देने भी पड़ते हैं, लेने भी पड़ते हैं। ये खेल आप खेल सकते हैं, ज़रूर खेलें। हमारे जैसे बुज़दिल कमज़ोर लोग हम नहीं खेल सकते, लिहाजा हम कोई और काम कर लें, हम और कर लें। अगर करना है तो धीरज मेरा आज मेरा अतर काज़मी साहब जो खुलासा साहब बात कर रहे हैं, फिर तो इस बयानिए को ये सोच को तकवीत मिलती है कि अली मीर गंडापुर साहब जो कुछ कर रहे हैं शायद अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको छुपाने के लिए वो चाहते ही हैं कि लड़ाई हो, लड़ाई के नतीजे में गवर्नर राज लगे, पीटीआई के पास कम से कम ये मौका आ जाए, उनके हाथ आ जाए कि जी हमारी हुकूमत केपीके में भी चलने नहीं दी गई क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ ख़राब है। लेकिन वज़ीर आला कहते हैं जी कि मैं खुद मामला सेटल करूँगा। वहाँ से फ़ौज को वापस भेजने की बात की जाती है, अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात की बात की जाती है। जो पुलिस अपने इलाके में शाम के वक्त गश्त न कर सके वो टेररिज्म से मुकाबला कैसे करेगी? देखिए जो हमारी खारजा पॉलिसी है या जो दिफाई मामलात हैं वो यकीनन वफाक की जिम्मेदारी है। इस तरह तो अगर हर सूबा कहेगा कि हमने अपने मामलात खुद तय करने, बाकी एंगेजमेंट होती है, मरियम बीबी भी सफीरों से मिलती हैं, दीगर जो है वज़ीर आला भी मिलते हैं। अब ये जो डायरेक्ट बात की उन्होंने अली अमीन साहब ने कि हम डायरेक्ट बात करेंगे, वो जिस तनाजुर में कर रहे थे एक तरह से मेरे ख्याल में वो वफाक से गिला शिकवा भी कर रहे थे कि हमारे लोग मर रहे हैं। तो वफाक को भी देखना चाहिए कि यार ये मामला ऐसा है कि इस मामले के ऊपर हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्या अफगानिस्तान से बात हो सकती है, किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जा सकता है। और माजी में वफाक की सतह पे हमारी रियासत अफगानिस्तान को एंगेज करती रही है। और ये एक जो है सिर्फ अली अमीन का मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है तो हमारे इदारों का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान से उसमें दरअंदाजी होती है। हमारी वफाकी हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ है। तो इस मसले को डील करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि देखें जो थोड़ा सा फर्क है, जो खुलासा साहब ने बातें की ना, मैं उनसे काफी हद तक एग्री करता हूं कि ये सियासत में हर किसी के साथ यहाँ पे होता रहा। जो भारत और हमारा थोड़ा फर्क है ना कि केजरीवाल बेशक जेल में था लेकिन वो फॉर्म 47 वहां पे नहीं आया, वहां पे जिसको वोट पड़ा वो उसका वोट निकला। ये वो होती चीज है जिसकी वजह से मामलात उस नहज पे नहीं पहुंचते कि जहां पे खुदा ना खास्ता मुल्क टूटने की बातें शुरू हो जाएं, आइन से तजावज करने की बातें शुरू हो जाएं। तो जब आप अवाम की राय को रोन देते हैं ना, सियासतदानों को आप रोन दें, उनको आप जेलों में डालें, उनको आप फारिग करें। हर सियासतदान ने अपने हिस्से की यहाँ पे जो है वो जुल्म जबर बर्दाश्त किया। लेकिन जब आपने अवाम के वोट को ही बिल्कुल जीरो कर दिया, अवाम के वोट को ही बिल्कुल नील कर दिया कि वोट की कोई अहमियत नहीं है, वहां से फिर ये खतरा पैदा होता है कि खुदा ना खास्ता कोई बड़े पैमाने पे। अतर साहब जो खुलासा साहब बात कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि देखिए 2018 के इलेक्शन थे, बड़े एतराज़ात उठे कि जी मुस्लिम लीग नवाज ने कहा हमारी पंजाब में तो हुकूमत बन चुकी थी, हमारे पास अक्सरियत थी, हमारे लोगों को वहाँ से जहाज़ों में बिठा कर लाया गया, हमारी उनकी वफादारियाँ तब्दील की गई। लेकिन किसी ने पंजाब को अलग करने की, किसी ने रियासत के ख़िलाफ़, किसी ने वफाक के ख़िलाफ़ इस किस्म की जो है वो यानी तकारीर भी नहीं की, ना इस किस्म का माहौल बनाया जो केपीके के अंदर बनाया जा रहा है।
देखिए, एक तो खुदा न खास्ता अभी भी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, ना ही कोई बर्दाश्त करेगा। केपी हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, जहां पे भी मेजॉरिटी पाकिस्तानी है, सब उनकी उबुल वतनी, किसी के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। वो उतने ही पाकिस्तानी है जितना कि पाकिस्तान के किसी और इलाके में बैठा हुआ है। अगर अली अमीन या कोई और खुदा न खास्ता ऐसी बात करेगा तो वो अपनी सियासत को ही खत्म करेगा, कोई भी पाकिस्तानी इसको नहीं मानेगा। बाकी मैं इस बात से अब एग्री करता हूं कि नून लीग के साथ जो कुछ होता रहा, महकमा ज़राअत का हमें पहली दफा पता चला जब उनके बंदे अचानक गायब हो जाते थे। मियां साहब ने खलाई मखलूक का भी बताया, तो सब ने अपने अपने हिस्से का, यहाँ पे मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो एक जुल्म, जबर या कुछ भी आप उसको कह लें, वो एक बर्दाश्त किया है। लेकिन हर चीज की ना एक लिमिट होती है मलिक साहब। हमें खुद सोचना चाहिए कि सियासतदानों को तो हम रगड़ रहे हैं, लेकिन बीच में आवाम भी रगड़ी जा रही है ना, तो आप थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि चीजों को कैसे बेहतर किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। तारिक अजीज साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो आज वाज़ेह कहा कि गवर्नर राज के हालात KPK में नहीं है। कहीं बातचीत होती है गवर्नर राज की? जी, कल फैसल कुंडी जो गवर्नर KPK, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कॉल की थी। उनकी कॉल आई थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, बड़ी तफसीली बात हुई है, सूबे के अमन अमान के हवाले से बात हुई है। और जो मेरी इतला है उसमें यह है कि गवर्नर अली अमीन गंडापुर साहब को आखिरी मौका दिया गया है। जो उन्होंने यहाँ स्पीच की पिछले संडे को, उसके बाद उन्होंने कहा आज मैं अफगानिस्तान से बात करूँगा। ये 2 गलतियाँ हो चुकी हैं, तीसरी की गुंजाइश नहीं है। अगर उन्होंने इससे अब भी वो अच्छे बच्चे ना बने और उन्होंने कौमी मफाद को मद्देनजर ना रखा, बच्चे तो नहीं बने ना जी, नहीं बने। 9 घंटे के बाद भी निकल के जो एक लास्ट चांस है, उसके बाद गवर्नर राज का इम्कान बिल्कुल मौजूद है, अगरचे वो मसले का हल हो या ना हो। कराचा साहब, आपको लगता है इम्कान इसका? सर, गवर्नर राज में से मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये बात खान साहब चाहते हैं जो कि इस मुल्क में कुछ जिस तरीके की वो गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे अभी उनका वो आया, ट्वीट आया है जिस पे मेरा ख्याल है वो आ रहा था कि FIA वगैरह ने फिर कोई एक्ट किया है। खान साहब की कोशिश है कि आप एक्सट्रीम पर जाएं और ये जो मौजूदा सिस्टम है ये रैप अप हो, गुस्सा दिलाने की वो कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को या इदारों को या जो भी है, लेकिन अब तक वो एफर्ट कामयाब होती लग नहीं रही है। इसलिए अगर आप देखें कि जो गंडापुर साहब की बात कह रहे हैं, इससे तो थोड़ी सी भी बात होती थी 90s में मार्शल लग जाते थे, 80s में लग जाते थे, कि उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से आर्मी डायरेक्ट जो है ना रूल में, मैं हमेशा कहता रहूँगा, रात के प्रोग्राम में हम बात कह रहे थे कि आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट है या हमारी एजेंसीज़ हैं जो ब्लंडर मारती हैं, जो पहले भी हम देखते रहे, जब फ्रंट पे आके सारी चीज़ों को खुद मैनेज करना शुरू कर देते हैं, जब वो नज़र आते हैं, जब सामने नज़र आते हैं, आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, पॉलिटिक्स से भी दूर चलना चाहिए चीज़ों से। ये चीज़ें इमरान खान साहब जाने, पार्लियामेंट जाने, शहबाज शरीफ साहब किस चीज़ के वज़ीर आला, मोहसिन नकवी साहब किस चीज़ के नज़र ही नहीं आ रहे आपको, वो सामने है, वो हैंडल करें। चौथा 5वां दिन है सर, आपको कि वज़ीर आज़म साहब नज़र आ रहे हैं, आपको वहीं से सारे लोग कह रहे हैं वहीं से पिंडी से काम हो रहे हैं सपोजली। ये सारे जो गलतियां हैं ये आराम से चुप करके साइड पे बैठे हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट को जब हैंडल करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, तो उसको पॉलिटिशियन इमरान खान साहब, गंडापुर साहब हूँ, वो डायरेक्ट उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। लोगों को लगता है कि इट्स बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड PTI, उसमें से हुकूमत आराम से वो अपना वो आग पे वो क्या कहते हैं, आगे आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, वो अपनी आग ताप रही है। सो ये जो यहाँ पे इस वक्त बड़ा क्लैश है जो इसमें, जिसका मैं अगर किसी को जिम्मेदार समझता हूँ वो हमारी हुकूमत का है। इनको चाहिए था कि ये फ्रंट पे आते, ओनरशिप लेते, चीज़ें लेते, खुद करते और एक पार्लियामेंट में आते, तकरीर करते और चीज़ें एक्सप्लेन करते, वहीं पे जो भी फटे शटे होने थे। आप पार्लियामेंट को छोड़ गए, पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ साहब लड़ाई लड़े, अंदाज़ा करें भाई, मोहसिन नकवी साहब की फील्ड है ना, ख्वाजा आसिफ साहब के काम तो नहीं है, वज़ीर आज़म का काम है ना, वो नज़र नहीं आ रहे आपको। वज़ीर मतलब 2 वज़ीर नज़र आते हैं आपको, 3, उसके बाद चौथा वज़ीर को नज़र आते हैं आपको जो है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा अंधे रहेगी सर, वो हमें अच्छा इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ, ये जन बाजा साहब ने किस चीज़ की इतनी बड़ी सजा भुगत रहे, और ठीक भुगत रहे हैं कि जब वो हर वक्त वो सहाफ़ियों को बुला लेते थे, वो हर वक्त जनाब उनके वज़ीरों को बुला लेते थे, वो जो सफ़ीरों को बुला लेते थे, ताजरों को बुला लेते थे, तो जब खान साहब ने कहना शुरू किया भाई साहब हुकूमत तो वो चला रहे थे, तो सब ने यकीन कर लिया हाँ वही चला रहे थे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप उनसे मुलाकातें कर रहे थे। सो आर्मी चीफ हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, अगर आप सियासतदानों से मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और सहाफ़ियों से मिलते रहेंगे, तो फिर ये आप पे एतराज़ात भी, फिर आप हैरान होते हैं कि इदारों में बात क्यों हो रही है। इदारों में बात इसलिए हो रही है कि हुकूमतें आपको फंसा देती हैं। इमरान खान साहब को अपने पैरों पर खड़ा होने देना चाहिए था, कह देते बाजवा साहब। आपको याद है परवेज़ अली साहब ने क्या कहा था मेयर बुखारी साहब के शो में, उन्होंने इतनी नैपीज उन्होंने बदली, उन्होंने फलां किया, ये किया, फलां किया। आपको नहीं बदलनी चाहिए, खान साहब को खड़ा नहीं होने दिया आपने, आप उनको काम करने देते। वही शहबाज शरीफ साहब वाला काम कर रहे हैं, इनको करने दे काम आप। कल को फिर शहबाज शरीफ ना कहे तो मुझे कहिएगा मुझे तो काम ही नहीं करने। अख्तर काज़मी साहब, जो ख्वाहिश है PTI की, इतला तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट वो ख्वाहिशात पूरी करती दिखाई देती नहीं है, लंबा अरसा लग सकता है। अली अमीन गंडापुर साहब जो मर्जी कहते रहे, तकारीर करते रहे, इमरान खान साहब जो कुछ मर्जी ट्वीट करते रहे,
उन्हें मौका दिया जाएगा, उनको कुछ सियासी शहीद बनने का जो है वो मौका उनके हाथ नहीं आएगा। फिलहाल तो ऐसा माहौल लग रहा है। देखिए, मुझे फिलहाल वो जो है ना गवर्नर राज, वो लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर गवर्नर राज की कोई पॉसिबिलिटी होगी भी तो वो मेरे ख्याल में आईनी तरमीम के बाद, अगर शायद कोई खुदा न खास्ता माहौल बहुत ही अजीब सा हो गया तो फिर शायद हो सके। इसलिए कि सिर्फ अली अमीन साहब की जात का ताल्लुक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में मलिक साहब जिस तरह की तकारीर हुई वो बड़ी परेशान कौन है। बहुत सारे मामला हैं, उनको देखने की जरूरत है। और ये बात भी मैं एग्री करता हूँ कि क्लासा साहब जो भी फरमा रहे थे कि हुकूमत किधर है। देखिए, आपने इस सारी क्राइसिस को डील करना है। पहले दिन वजीर दिफा आए, जब पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां हुई तो उन्होंने कहा जी रात को रियासत ने एहतजाज किया। तासुर ये दिया गया कि जैसे हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं, दूसरी तरफ से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सारा मलबा उठा के उस तरफ फेंक देते हैं। भाई, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आप एंजॉय कर रहे हैं, हुकूमत में आप लोग हैं तो ओनरशिप लें, आके बताएं कि ये हम कर रहे हैं, ये चीज गलत है, आइन और कानून के मुताबिक, लिहाजा हमने कार्रवाई की है। तो ये है, प्रेशर इतना ज्यादा है सिस्टम के ऊपर और हुकूमत वो सियासी कुशन देने में नाकाम रही है। हर जगह पे वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं और चुप करके आंख से इशारा कर देते हैं कि भाई दूसरी तरफ से हो रहा है। तो ये ऐसे माहौल के अंदर गवर्नर राज का लगना मुझे वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ क्लासा साहब, तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।